मैं मनोज हरिदत्त शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने किया था RTE 2009 शुरू किया था कल, और कल हमने RTE 2009 का पहला पार्ट किया। जहां कल तक किया है उससे आगे हम आज करेंगे RTE 2009 को। देखें, RTE 2009 कल जहां रुके थे उससे आगे कल हमने ये लिखा था कि अंतिम जो MHRD मंत्री हैं उनसे संबंधित बातें चल रही थी। वर्तमान कह सकते हैं अभी के, अंतिम भी अभी तक वही है और वर्तमान में भी वही है, रमेश पोखरियाल निशंक। उसके आगे देखें, एक इंपॉर्टेंट पर्सन जो पूछा जाता है, यूनेस्को। जानते हो क्या यूनेस्को? UNO का एक अभिकरण है। यूनेस्को UNO का एक अभिकरण है। देखें, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि यूनेस्को ने 21वीं शताब्दी की शिक्षा की, यूनेस्को ने 21वीं शताब्दी की शिक्षा की जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसका शीर्षक क्या है? उसका शीर्षक क्या है? या फिर ऐसा पूछ लिया जाए कि यूनेस्को की 21वीं शताब्दी की रिपोर्ट को किस शीर्षक के साथ में जोड़ा जा सकता है? कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, अपना उत्तर देखे क्या रहेगा। लर्निंग द ट्रेजर विद इन। रिपोर्ट का शीर्षक देखे क्या रहेगा, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है यूनेस्को के द्वारा और इसे 21वीं शताब्दी की पूरे विश्व की शिक्षा की रिपोर्ट मानी जाती है। और इस रिपोर्ट को लिखने का कार्य, लिखने वाला व्यक्ति कौन है? इस रिपोर्ट को लिखने का कार्य किया है डिलॉर जैक्स ने। इस रिपोर्ट के जो लेखक रहेंगे वो रहेंगे डिलॉर जैक्स। उसके बाद आगे चलें तो जो अपनी शिक्षा है, शिक्षा का वर्णन संविधान के, भारतीय जो संविधान है, शिक्षा का वर्णन संविधान के अनेक भाग व अनुच्छेद में किया गया है। अनेक भाग में और अनेक अनुच्छेद में किया गया है। जैसे अब देखें कहां कहां शिक्षा को जोड़ा गया है। सबसे पहले अपना आता है भाग 3, संविधान का भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत क्या आएंगे? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार में कहां पे शामिल किया जाएगा? अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A। और अनुच्छेद 21 में क्या आएगा? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है शिक्षा का अधिकार। दूसरा देखें भाग 4। भाग 4 में कौन सी व्यवस्था है? नीति निर्देशक
तत्व, नीति निर्देशक तत्व, और यहां पे रहेगा अनुच्छेद 45। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45। 3 नंबर पे देखें, भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के, और इसमें आएगा 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य। उसके बाद देखें 4 नंबर पे अनुच्छेद 350 के, और अनुच्छेद 350 के में है कि प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा भी वही रहेगी और प्रारंभिक शिक्षा भी वही रहेगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से, प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मातृभाषा में दी जानी चाहिए। दोबारा सुने, जो शिक्षा है, शिक्षा का वर्णन संविधान के अनेक भाग और अनेक अनुच्छेद में किया गया है। जैसे भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। दूसरा भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 45। तीसरा भाग 4 के अनुच्छेद 51 के 11वां मौलिक कर्तव्य। 4 पे अनुच्छेद 350 के, और अनुच्छेद 350 के अंतर्गत आता है कि प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मातृभाषा में दी जानी चाहिए। उसके बाद आगे चलें, अगर हमें पूछा जाए कि आरटीई को, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये प्रश्न कि आरटीई को आधार प्रदान करने का कार्य, आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो अपना उत्तर क्या रहेगा? जो आरटीई है, इसे आधार प्रदान करने का कार्य किया गया 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। शिक्षा के या आरटीई को आधार प्रदान करने का कार्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया। उस समय प्रधानमंत्री रहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, और राष्ट्रपति रहेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम। ये अपने राष्ट्रपति रहेंगे और ये अपने प्रधानमंत्री रहेंगे। हालांकि जो 86वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसका संबंध छह से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा से,
जिसका संबंध 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा से है। अगर हमें ऐसा पूछा जाए कि शिक्षा को अधिकार के रूप में घोषित करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है, तो देखें, शिक्षा को अधिकार के रूप में घोषित करने वाला भारत विश्व का एक 135वां देश है। भारत विश्व का 135वां देश है। दोबारा देखें, आरटीई को आधार प्रदान करने का कार्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम थे। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसका संबंध 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा से है। भारत शिक्षा के अधिकार को घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश माना जाता है। उसके बाद देखें, आरटी के संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखें, आरटीई के संवैधानिक प्रावधान क्या रहेंगे? आरटीई के संवैधानिक प्रावधान देखें क्या कुछ है। जो आरटीई है, संवैधानिक प्रावधान में यह आएगा कि लोकसभा ने कब पारित किया, राज्यसभा ने कब पारित किया, राष्ट्रपति ने कब अनुमति दी और कब भारत में आरटीई को लागू किया गया। ये चीजें संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत रखी गई है। तो देखें, आरटीई को राज्यसभा ने राज्यसभा ने 20 जुलाई 2009 को पारित किया। राज्यसभा पारित कर देती है 20 जुलाई 2009 को। लोकसभा की बात करें तो आरटीई को लोकसभा ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया। लोकसभा आरटी को पारित करती है 4 अगस्त 2009 को। बात करें राष्ट्रपति की तो आरटीई को राष्ट्रपति ने 26 अगस्त 2009 को अपनी अनुमति प्रदान की या आरटीई को पारित किया। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें, बहुत बार पूछा जाता है कि आरटीई को लागू कब किया गया, लागू कब किया गया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है ये, आरटीई को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। किसको छोड़ करके? जम्मू कश्मीर को छोड़ करके आरटीई को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। हालांकि वर्तमान में आरटीई जम्मू कश्मीर में भी लागू है। यह आगे लिखवाऊंगा मैं आपको धारा 1 के अंतर्गत। जब आरटीई की धारा 1 आएगी उसमें मैं ये चीजें लिखवा दूंगा। पहले जम्मू में लागू नहीं था,
लेकिन वर्तमान में ये जम्मू में भी लागू रहेगा। कब से लागू रहेगा वो धारा 1 के अंतर्गत लिखवा दूंगा मैं। उसके बाद देखें, जब आरटी अधिनियम आया, आरटीई अधिनियम के समय भारत में यूपीए गठबंधन सरकार थी। अगर सरकार पूछी जाए तो कौन सी? कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं कहेंगे, अपना उत्तर रहेगा यूपीए गठबंधन सरकार, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार, यूपीए गठबंधन सरकार थी। और इस सरकार में, यूपीए गठबंधन सरकार थी, और इस सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री रहेंगे मनमोहन सिंह। और इस सरकार में जो राष्ट्रपति थे, या आरटीई के समय जो राष्ट्रपति थे, वे थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रहेंगी। प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल ही राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रहेगी। तो ये चीजें आरटी में संवैधानिक प्रावधान से संबंधित थी। अब बात करें राजस्थान की, सीधा प्रश्न आता है कि आरटी को कब से लागू किया गया, तो अपना उत्तर रहेगा 1 अप्रैल 2010। लेकिन अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछ लिया जाए कि राजस्थान में आरटीई को कब से लागू किया गया, तो इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने, राजस्थान की राज्य सरकार ने 29 मार्च 2011 को आरटीई अधिनियम में संशोधन किया, और उसके बाद पुनः संशोधित आरटीई को 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में लागू किया गया। देखें, इंपॉर्टेंट पर्सन, राजस्थान विधानसभा ने 29 मार्च 2011 को आरटीई अधिनियम में संशोधन किया, और पुनः संशोधित आरटीई को 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में लागू किया गया। राजस्थान में लागू किया गया। तो ये आरटी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान था। उसके बाद देखें आरटीई 2009 की विशेषता। अब ये जो विशेषता है, यहां से 1% पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगी। टॉपिक देखें, नाम क्या है अपना, आरटीई की विशेषता। आरटी 2009 की विशेषता क्या कुछ है इसमें, यहां से प्रश्न हमें पूछा जाएगा, निश्चित रूप से 1% पूछा जाएगा। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तीनों में ही यहां से 1% पूछा जाता है। करें शुरू, क्या कुछ विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो ये रहेगी
प्रश्न ये पूछा जाता है कि आरटीई में किस शिक्षा पर बल दिया गया है, आरटीई में किस शिक्षा पर बल दिया गया है। तो अपना उत्तर कौन सा रहेगा, अपना उत्तर रहेगा कि आरटीई में समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। अगर आप पुराने प्रश्न देखेंगे फर्स्ट ग्रेड के, रीट के और सीटेट के, तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। सारी विशेषताएं इंपॉर्टेंट रहेगी। पहली विशेषता है आरटीई में समावेशी शिक्षा को महत्व दिया गया है। अब समावेशी शिक्षा क्या है? मूलतः समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी को समान शिक्षा, सभी को समान शिक्षा। लेकिन जब इसकी गहराई में जाएंगे तो समावेशी शिक्षा क्या होगी? जो समावेशी शिक्षा है, इस शिक्षा की अवधारणा को मूल रूप से अमेरिका और कनाडा के साथ जोड़ा जाता है। मूल जो अवधारणा है वो कहां की रहेगी? अमेरिका और कनाडा की रहेगी। मूल अवधारणा कहां से संबंधित? अमेरिका और कनाडा से संबंधित है। और अमेरिका और कनाडा से ही समावेशी शिक्षा को भारत में शामिल किया गया। अब देखें समावेशी है क्या? समावेशी शिक्षा का अर्थ होगा कि एक सामान्य बालक के साथ एक दिव्यांग बालक को, विकलांग बालक को शिक्षा दी जाए। दोनों बालकों को साथ साथ बैठाया जाए और साथ साथ पढ़ाया जाए। वो शिक्षा कौन सी होगी? समावेशी शिक्षा। कई बार यह भी पूछा जाता है सीटेट में कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। तो अर्थ क्या रहेगा कि एक सामान्य बालक के साथ एक दिव्यांग बालक को बैठाया जाएगा और दोनों बालकों को समान शिक्षा साथ साथ में दी जाएगी। देखें समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? एक सामान्य बालक के साथ एक दिव्यांग बालक को, दिव्यांग भी कह सकते हैं, विकलांग भी कह सकते हैं, बात एक ही है। वही दिव्यांग रहेगा, वही विकलांग रहेगा कि एक सामान्य बालक के साथ एक दिव्यांग बालक को बैठाया जाए और दोनों को साथ साथ समान शिक्षा दी जाए। दोनों को साथ साथ समान शिक्षा दी जाए। तो पहली विशेषता तो अपनी ये रहेगी कि आरटीई में समावेशी शिक्षा को महत्व दिया गया है। दूसरी विशेषता देखें क्या कुछ है। दूसरी विशेषता में जो आरटीई है, आरटीई में CWSN बालकों की शिक्षा को भी शामिल किया गया है। आरटीई में CWSN बालकों की
शिक्षा को भी शामिल किया गया है। CWSN बालक, कई बार CWSN का फुल फॉर्म पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो CWSN बालक कौन से हैं? चाइल्ड विद स्पेशल नीड, है ना, CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड, इनको क्या कहा जाएगा? विशेष आवश्यकता वाले बालक। कौन से बालक? विशेष आवश्यकता या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। विशेष आवश्यकता वाले बालक, ये रहेगा। अब देखें, जो CWSN बालक है, आपसे पूछा जाए कि अध्यापक होने के नाते आप अपनी कक्षा के या अपने विद्यालय के CWSN बालकों को किस बैठक व्यवस्था के अनुसार शिक्षा प्रदान करेंगे? अध्यापक होने के नाते आप अपनी कक्षा या अपने विद्यालय के CWSN बालकों को किस बैठक व्यवस्था के अनुसार शिक्षा प्रदान करेंगे? तो देखें, अध्यापक CWSN बालकों को यू आकृति, पहली आकृति कौन सी? यू आकृति और गोलाकृति में, यू आकृति और गोलाकृति में बैठाकर शिक्षा प्रदान करेगा। तो दोनों सही मानना पड़ेगा, यू आकृति भी सही रहेगी और गोलाकृति भी सही रहेगी। उसके बाद देखें, अगर पूछा जाए कि अध्यापक होने के नाते, अध्यापक होने के नाते आप CSWN बालकों के शिक्षण के लिए, बालकों के शिक्षण के लिए किस तकनीक को काम में लेंगे? तो जो CSWN बालक हैं, इन बालकों की शिक्षा की दो तकनीकें हैं, उन्हें अध्यापक काम में लेंगे। देखिए कौन कौन सी है। अध्यापक CWSN बालकों के लिए पहली रहेगी सहयोगात्मक शिक्षण तकनीक, और दूसरी रहेगी साथी संगी सहयोगी तकनीक। सहयोगी तकनीक को काम में लेगा। ये क्या होती है? जो सहयोगात्मक शिक्षण है, सहयोगात्मक शिक्षण में तो क्या होगा, जो अध्यापक हैं वो किनका सहयोग करेंगे? बालकों का सहयोग करेंगे। अध्यापक है वो किनका सहयोग करेंगे? बालकों का सहयोग करेंगे। तब तो कौन सी तकनीक हो जाएगी? सहयोगात्मक शिक्षण तकनीक। इधर देखें, साथी संगी सहयोग तकनीक। साथी संगी सहयोग तकनीक का अर्थ क्या रहेगा कि जो दिव्यांग बालक है उन बालकों का सहयोग उसी कक्षा के अन्य जो सामान्य बालक हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो दिव्यांग बालकों की मित्रता किनके साथ है? सामान्य बालकों के साथ।
और सामान्य बालक है वो दिव्यांग बालक की शिक्षण में सहायता करेंगे, वही चीज क्या कहलाएगी? साथी संगी सहयोग तकनीक। जो CWSN बालक हैं इनसे संबंधित 2 अधिनियम हैं, इनसे संबंधित 2 अधिनियम हैं, यहां से भी पूछ लिया जाता है। 2 अधिनियम देखें, पहला अधिनियम रहेगा PWD अधिनियम 1995। देखें, आपको जरूर ये टॉपिक थोड़ा सा अटपटा लगा होगा। क्यों लगा होगा? क्योंकि अभी तक आपने आरटी में इतना ही पढ़ा है, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने पारित कर दिया, 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया, उसके बाद 7 अध्याय और 38 धाराएं पढ़ी है। ये चीजें सामान्यतः आप तक नहीं पहुंच पाई है और यही चीजें पेपर में बार बार पूछी जाती है। अगर आपके पास पुराने पेपर है तो उन्हें खोल के देखना, ये चीजें बार बार आ रही है और आमतौर पर कोचिंग में या जो गाइड है उनमें ये चीजें हटा दी जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी अटपटी है, भाषा शैली जटिल है, इसलिए ये चीजें हटा दी जाती है। उद्देश्य क्या होता है? पैसा लेना, लेकिन अपना उद्देश्य पैसा लेना नहीं है, इसलिए सारी चीजें मैं आपको डिटेल से करवाऊंगा, पेपर में 1% भी आपका गलत ना हो जाए। PWD अधिनियम 1995, पर्सन्स विद डिसएबिलिटी, पर्सन्स विद डिसएबिलिटी, विशेष या दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, इसका हिंदी में नाम क्या रहेगा? विशेष या दिव्यांग, दिव्यांग भी कह सकते हैं, विकलांग भी कह सकते हैं। व्यक्ति अधिनियम 1995। इसमें देखें क्या कुछ है, कई बार सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि PWD अधिनियम के अनुसार कितनी प्रतिशत की विकलांगता को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। बहुत बार आता है ये प्रश्न कि PWD अधिनियम 1995 के अनुसार कितनी प्रतिशत की विकलांगता को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। तो अपना उत्तर क्या रहेगा? 40% को, 40% या इससे अधिक को किसकी श्रेणी में रखा गया है? विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है, विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा देखें, अगर पूछा जाए कि PWD अधिनियम 1995 के अनुसार किस आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा निःशुल्क होगी? आरटी में तो क्या दे रखा है? 6 से 14 वर्ष, लेकिन PWD अधिनियम के अनुसार आयु वर्ग क्या रहेगा निःशुल्क शिक्षा का? आयु वर्ग रहेगा 6 से 18 वर्ष। यह भी पूछ लिया जाता है, 6 से 18 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। वहां आरटी में था 6 से 14, यहां 6 से 18। दोबारा देखें जहां से हमने शुरू किया था, पहला पेज, यहां रुके थे हम। दूसरा पार्ट है आरटी का, दूसरा ही दिन अपनी क्लासों का है। यूनेस्को ने 21वीं शताब्दी की शिक्षा से संबंधित जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उस रिपोर्ट का शीर्षक है लर्निंग द ट्रेजर विद इन, और इस रिपोर्ट के लेखक रहेंगे डिलोर जैक्स। उसके बाद शिक्षा का वर्णन संविधान के अनेक भाग और अनेक अनुच्छेद में किया गया है, जैसे भाग 3
मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। दूसरा भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45। तीसरा भाग 4 के अनुच्छेद 51 के 11वां मौलिक कर्तव्य। चौथा अनुच्छेद 350 के प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मातृभाषा में दी जाएगी। उसके बाद आरटीई को आधार प्रदान करने का कार्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम थे। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसका संबंध 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा से है। शिक्षा को अधिकार के रूप में घोषित करने वाला भारत विश्व का 135वां देश है। उसके बाद देखें आरटीई 2009 के संवैधानिक प्रावधान। आरटीई को राज्यसभा ने 20 जुलाई 2009 को पारित किया। लोकसभा ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया। राष्ट्रपति ने 26 अगस्त 2009 को अपनी स्वीकृति प्रदान की और आरटीई अधिनियम भारत में 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर के लागू किया गया। लेकिन वर्तमान में आरटीई जम्मू कश्मीर में भी लागू है, वो लिखवाऊंगा मैं धारा 1 के अंतर्गत। उसके बाद देखें जब आरटीई अधिनियम को लागू किया गया उस समय भारत में यूपीए गठबंधन सरकार थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान विधानसभा ने 29 मार्च 2011 को आरटीई अधिनियम में संशोधन किया और पुनः संशोधित आरटीई को 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में लागू किया गया। ये जो लाइन है ये 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब में आपको मिलेगी, गाइडों में हो सकता है ना मिले। उधर देखें आरटीई की विशेषता, यहां से हमें 1% निश्चित रूप से पूछा जाएगा, पहली बार पढ़ रहे होंगे आप। पहली विशेषता है कि आरटीई में समावेशी शिक्षा को महत्व दिया गया है। समावेशी शिक्षा की मूल अवधारणा को अमेरिका और कनाडा के साथ जोड़ा जाता है, वहीं से भारत में समावेशी शिक्षा को लाया गया है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या रहेगा कि एक सामान्य बालक के साथ एक दिव्यांग बालक को बैठाया जाए और दोनों को साथ साथ समान शिक्षा दी जाए। दूसरी विशेषता रहेगी आरटीई में CWSN बालकों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। CWSN का पूरा नाम रहेगा चाइल्ड विद स्पेशल नीड, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक या विशेष आवश्यकता वाले बालक। अगर पूछा जाए कि अध्यापक CWSN बालकों को किस बैठक व्यवस्था में शिक्षा दे, तो अपना उत्तर रहेगा यू आकृति और गोलाकृति। उसके बाद देखें अध्यापक CWSN बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण की किस तकनीक को काम में ले, तो इन बालकों की शिक्षा प्रदान करने की 2 तकनीक रहेगी। पहली रहेगी सहयोगात्मक शिक्षण तकनीक, इसमें अध्यापक है वो दिव्यांग बालकों की सहायता करेगा। दूसरा है साथी संगी सहयोग तकनीक, इसमें सामान्य बालक है वो शिक्षण कार्य में दिव्यांग बालकों की सहयोग करेंगे। उसके बाद जो CWSN बालक हैं इनसे संबंधित 2 अधिनियम आएंगे। पहला अपना अधिनियम आता है PWD अधिनियम 1995, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग या विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 1995। इसमें क्या है 40% या अधिकता को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा, इस अधिनियम के अनुसार 6 से 18 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं।